अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कैश बुक और उसके डिफरेंट टाइप से रेलिवेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमने सबसे पहले कैश बुक का कॉन्सेप्ट लेना है। इसी से हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो सकती है। ये चैप्टर नंबर 8 है। आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर अवेलेबल है और थर्ड ईयर में भी बीकॉम में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी। ठीक है। अब कैश बुक क्या है कि जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्रिपेयर किया था जर्नल से आपने पोस्टिंग की थी लेजर में। तो लेजर में सबसे मेन जो आपके पास एक अकाउंट प्रिपेयर होता है दैट इज़ नोन एज कैश अकाउंट। अब कैश का जो अकाउंट है इसमें आप क्या करते हो, सारे के सारे इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ ऑफ कैश इनको मेंशन करते हो। तो इसे हम अगर कैश की सारी डीलिंग इसी के अंदर करते जाएं, जो जैसे कि एक ह्यूज बिजनेस अगर है उसकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैश की फॉर्म में ही होंगी, तो उसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जैसे ही इनकर हों उनको हम एट द स्पॉट कैश में रिकॉर्ड, कैश के अकाउंट के अंदर लेजर के अंदर रिकॉर्ड करते जाएं विदाउट रिकॉर्डिंग इनटू जर्नल। तो उसी कैश अकाउंट का नेम चेंज हो के बन जाता है बेटा जी कैश बुक। ठीक है। अब कैश बुक का मतलब क्या है कि इसके अंदर सारी की सारी कैश की डीलिंग इन्वॉल्व होगी। इसकी दो साइड, जैसे आपको पता है लेजर बनता है तो इसकी भी दो साइड्स ही होंगी, डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें मैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में इसको ड्रॉ कर रही हूँ विदाउट इंक्लूडिंग कॉलम ऑफ डेट एंड जर्नल फोलियो। आपके पास सिंपली मैं इसको बना रही हूँ डिटेल्स और अमाउंट का कॉलम। इसे आप डेबिट साइड बोलोगे और उसके बाद फिर से क्रेडिट साइड की अगर जनरेट करें डिटेल्स एंड अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड आ जाएगी। इसमें आपने कैश बुक इसका नाम रख देना है। आप ये सिंपल फॉर्म है। वैसे तो जब आप एक फॉर्मली इसे ड्रॉ करते हो तो आपके पास यहाँ पर डेट का कॉलम भी जनरेट होता है और यहाँ पर आपके पास जर्नल रेफरेंस का कॉलम भी जनरेट होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं उसे स्किप करके आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब कैश बुक के अंदर ये जो डेबिट साइड होगी ये आप इसको कह सकते हो ये आपकी रिसीट साइड है। सारी की सारी रिसीट्स आपकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं और सारी की सारी आपकी पेमेंट्स जो सी हैं वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। आप इसको इनफ्लो, डेबिट साइड को इनफ्लो और क्रेडिट साइड को आउटफ्लो ऑफ कैश भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अब कैश बुक जो सी है ना, ये मेनली हमारे पास 3 तरह की आती है। हमारा कंसर्न दूसरी और तीसरी टाइप के साथ होगा ताकि हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जा सकें। हमारे पास सबसे पहली जो आ रही है जो कि तकरीबन यही फॉर्मेट है जिसमें डेट का कॉलम भी आएगा, जनरल रेफरेंस भी आएगा और अमाउंट का एक कॉलम डेबिट साइड पे और एक ही अमाउंट का कॉलम क्रेडिट साइड पे आएगा। इसे हम बोलेंगे ये हमारी बन गई है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है। सिंगल कॉलम मीन सिंगल कॉलम ऑफ अमाउंट ऑन बोथ साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरी टाइप हमारे पास होती है डबल कॉलम। डबल कॉलम का मतलब ये है कि अब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पर अमाउंट के लिए 2 कॉलम मौजूद होंगे। इसको भी मैं सिंपल फॉर्म में ही ड्रॉ कर रही हूँ विदाउट ड्राइंग अमाउंट ऑफ कॉलम ऑफ डेट एंड जर्नल रेफरेंस। यहाँ पर अगर छोटा सा कॉलम ड्रॉ कर लें ये डेट का कॉलम बन जाएगा। उसके बाद डिटेल्स का अगर फॉर्मली इसे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपके पास एक कॉलम आ जाता है जर्नल रेफरेंस का या जर्नल फोलियो का। उसके बाद पहला कॉलम है, इसमें भी अमाउंट आएगी और दूसरे कॉलम में भी अमाउंट आएगी। लेकिन अब इस अमाउंट के नेम मैं आपको बताऊंगी। पहला कॉलम आपके पास कैश का कॉलम होगा जो कि कैश की डीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा कॉलम आपके बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से ये आपकी एक डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। इसी सेम टू सेम आपकी क्रेडिट साइड अब जनरेट होगी। इसमें भी सबसे पहले जैसे इधर डेट का कॉलम ड्रॉ किया था इधर भी डेट का कॉलम आएगा, फिर डिटेल्स का कॉलम आएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जर्नल रेफरेंस या जर्नल फोलियो का छोटा सा कॉलम आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट साइड पे भी 2 कॉलम आएंगे अमाउंट के। जो करेंसी आपको गिवन होगी उसका सिंबल आपने यहाँ मेंशन कर देना है। जैसे इधर भी पहले कैश का कॉलम था तो इधर भी पहले क्रेडिट साइड में मैं कैश का कॉलम ही ड्रॉ करूँगी और सेकेंडली बैंक के कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब पैसा चाहे आपके पास इन हैंड मौजूद है चाहे इन बैंक अकाउंट मौजूद है तो आपके पास ही ना, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपके एसेट के ही कॉलम बनेंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि जितनी भी आपकी बैंक की डीलिंग होगी वो आप अपनी बैंक अकाउंट यहाँ पर डील करोगे। ठीक है।
अपने रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि आपके पास इन कैश कितना मौजूद है और बैंक में कितना पैसा मौजूद है। दोनों हैं तो कैश के फॉर्म में ही, इसीलिए ये कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो इसका जब आपने फॉर्मेट बनाना है तो इसके टॉप पे, जैसे यहाँ पर सिर्फ कैश बुक लिखा था ना, यहाँ पर आपने लिखना है टॉप पे कैश बुक, हेडिंग तो देनी है, लेकिन नीचे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डबल कॉलम, उसके बाद नीचे ये फॉर्मेट रहा होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये बात समझने वाली है कि जैसे कैश की थी, जितनी भी आपकी इनफ्लोज होते थे कैश के या रिसीट्स होती थी, वो सारी की सारी आप डेबिट साइड पे मेंशन करते थे कैश कॉलम की, और जितनी भी आपकी पेमेंट्स होती थी या आउटफ्लोज ऑफ कैश थे, वो सारे के सारे क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड होने हैं। इसी तरीके से बैंक के कॉलम का क्या क्या पर्पज़ है, जैसे बैंक अकाउंट, आपको पता है बैंक क्या है, ये आपका एक एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है ये डेबिट होता है, और जब भी एसेट डिक्रीज़ होगा इसका रूल है कि इसने क्रेडिट साइड पे जाना है। इंक्रीज़ मीन्स डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट इनटू बैंक अकाउंट एंड डिक्रीज़ मीन्स विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब इसका मतलब कि आपकी कैश बुक का जो डेबिट कॉलम है, बैंक का कॉलम, इसमें सारे के सारे डिपॉजिट्स को आपने मेंशन करने हैं। जहाँ जहाँ आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं वो डेबिट साइड पे लिखोगे, और जब जब आपने बैंक में से पैसे विड्रॉ करवाने हैं उसे आपने डबल कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है। ये आपका विड्रॉल वाला कॉलम होता है। ये बात समझ में आ गई है। अब जो मेन इसमें एक पॉइंट रह गया कि जब आपने इसको क्लोज़ करना है, यानी कि जब आपने इसको बैलेंस करना है, तो एक बात ये ध्यान में रखनी है कि आपने कैश के कॉलम को कैश के कॉलम के साथ बैलेंस करना है और बैंक के कॉलम को बैंक के कॉलम के साथ बैलेंस करना है। और एक रूल यहाँ पर ये आ जाता है, एक कॉमन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आपके पास जो कैश का कॉलम होगा ना, इसका बैलेंस या तो ज़ीरो निकल सकता है या फिर डेबिट। इसका आंसर कभी भी क्रेडिट की फॉर्म में नहीं निकलेगा। ठीक है, कैश या तो आपके पास ज़ीरो हो सकती है इन हैंड या फिर डेबिट बैलेंस में निकलेगा, क्रेडिट में कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से बल्कि जो बैंक अकाउंट है, बैंक का कॉलम है, इसके पास तीनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसका ज़ीरो बैलेंस भी निकल सकता है, इसका डेबिट भी निकल सकता है और इसका क्रेडिट भी निकल सकता है। डेबिट तो मतलब ये कि आपके पास अपना बैलेंस है, ठीक है, आपके अपने पैसे बैंक में मौजूद हैं, लेकिन जब इसका बैलेंस क्रेडिट निकलता है तो इसका मतलब कि आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, आपने बैंक से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करवाई हुई है इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अब क्या है, ओवरड्राफ्ट का मतलब कहते हैं बेटा जी, अगर आपके अकाउंट में पैसे आपके कम मौजूद हैं और आप चेक ज़्यादा अमाउंट का लिख देते हो इशू करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो बैंकर जो सा वो आपकी गुडविल के लिए आपको कुछ पैसे एक्सेस में विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है, जस्ट ओनली फॉर योर गुडविल। तो वो क्या होगा, वो एक किस्म का आपको अपने पास से कर्ज दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपने फर्दर अमाउंट डिपॉजिट करवानी है अपने अकाउंट के अंदर, तो बैंकर सबसे पहले वो वाले ओवरड्राफ्ट वैल्यू अपनी डिडक्ट करेगा, माइनस करेगा, बाकी की रकम आपके अकाउंट में जमा करेगा। और ओवरड्राफ्ट जो सा ये एक आपके पास लोन की ये टाइप है, लोन फ्रॉम बैंक की ये टाइप है, और बैंकर इस दिए गए लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो इंटरेस्ट जो सा वो डेली बेसिस पे होता है। इसमें मंथली नहीं कैलकुलेट करता, बल्कि वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर इंटरेस्ट जो सा वो चार्ज करता रहेगा। फिर ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा ये भी आपका एक्सपेंस होता है, आपका खर्चा। ज़ाहिर है आप किसी कर्ज़े के ऊपर अगर सूद दोगे तो वो आपका खर्चा होगा, वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, डबल कॉलम कैश बुक क्या है और सिंगल कॉलम कैश बुक है क्या है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक ईजी है, अगर डबल कॉलम कैश बुक की समझ आ गया तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक इंतहाई आसान है। ट्रिपल हमारे पास आ जाती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसका फॉर्मेट भी बनाने के लिए टॉप पे आपने कैश बुक ही लिखना है, उसके बाद नीचे ब्रैकेट में लिख दो या विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हो ट्रिपल कॉलम। इससे पता चल जाएगा कि हम अब जो कैश बुक ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें 3 कॉलम होंगे, बोथ साइड्स पे, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। अब सबसे पहले मैं डेबिट साइड अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से पहले डेट का कॉलम आएगा, छोटा सा मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि इसमें पूरा आ जाए। उसके बाद आएगा आपके पास डिटेल्स का कॉलम, जर्नल रेफरेंस का कॉलम आता है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट कॉलम आएगा कैश के लिए, सेकंड कॉलम आएगा आपका बैंक के लिए,
और ट्रिपल कॉलम जिसके अभी हमने डिस्कस करना है, ये किस चीज़ के लिए होगा, ये आपके डिस्काउंट के लिए होगा। और डिस्काउंट डेबिट साइड पे अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है, ये डिस्काउंट आपका एक्सपेंडिचर और वो डिस्काउंट जो आपका खर्चा होता है वो आपने किसी को अलो किया होता है। अगर आप किसी को डिस्काउंट अलो करोगे तो ये डिस्काउंट अलोड का कॉलम बन गया। उसके बाद क्रेडिट साइड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से डेट का कॉलम सबसे पहले आएगा, फिर डिटेल्स का आएगा और उसके बाद जर्नल रेफरेंस और 3 कॉलम आएंगे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट आएगा इसका नाम होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉलम, जैसे इधर फर्स्ट कॉलम कैश का था तो इधर भी मुझे पहला कैश का ही बनाना पड़ेगा, दूसरा बैंक का बनाना पड़ेगा और तीसरा जो सा वो डिस्काउंट रिसीव का है। अब डिस्काउंट अलोड और डिस्काउंट रिसीव्ड इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। डिस्काउंट अलोड जो सा है ये आपका एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड जो सा है ये आपकी इनकम होती है। ठीक है। अब कभी भी एक्सपेंस और इनकम आपस में कंपनसेट नहीं हो सकते, मतलब कि आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते। जैसे कैश के कॉलम को कैश के साथ, क्रेडिट के कॉलम के साथ बैलेंस करना है, बैंक के कॉलम में डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के साथ बैलेंस करना है, लेकिन हम डिस्काउंट अलोड को डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ बैलेंस नहीं कर सकते। ये इसमें एक डिफरेंट चीज़ आती है। आपने क्या करना है, सिंपली कि कैश को बैलेंस कर लेना है, बैंक अकाउंट को बैलेंस कर लेना है, उनका जो जो बैलेंस निकलेगा उसको लिख लेना है। लेकिन डिस्काउंट के कॉलम में डेबिट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको एज इट इज़ नीचे ट्रांसफ़र कर देना है, टोटल के कॉलम में भी, ऊपर बैलेंस कैरी डाउन में भी और नीचे इधर ही बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका बन जाएगा। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी आपने डिस्काउंट रिसीव को इट्स सेल्फ बैलेंसिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं कि अपने ही कॉलम में उसने बैलेंस होना है, उसने किसी और बैलेंस का कॉलम के साथ बैलेंस नहीं होना। इसने अपने टोटल जो भी इसका टोटल आएगा उसी को इस इधर मेंशन करके बैलेंस ब्रॉट डाउन नीचे मेंशन कर देना आपने। ये सेल्फ बैलेंसिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। तो इनका डिस्काउंट अलोड और डिस्काउंट रिसीव, ये कौन सा डिस्काउंट होता है, ये दोनों कैश डिस्काउंट की टाइप है। ये जब भी आपका डेटर पेमेंट करता है क्रेडिटर को, याद आया, बिफोर मैच्योरिटी टाइम पीरियड, तो क्रेडिटर जो अपने डेटर को अमाउंट में से कुछ कंसेशन दे देता है कि तुमने मुझे बिफोर टाइम मैच्योरिटी टाइम पीरियड डेट की पेमेंट कर दी है, मैं तुम्हें कुछ कंसेशन दे देता हूँ, तो उस डिस्काउंट को डिस्काउंट अलोड हो कहते हैं बाय क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू और बाय डेटर पॉइंट ऑफ व्यू। जिसने इस डिस्काउंट को रिसीव किया, अवेल किया, उसके लिए ये उसकी इनकम कंसीडर होती है। हम सिर्फ कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या था, ट्रेड डिस्काउंट जो सा ये एट द टाइम ऑफ ट्रेड दिया जाता है, कंसेशन इन दी लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। जैसे आप बार्गेनिंग करते हो, जब कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हो तो उस टाइम पे अगर आपका सेलर आपको बोलता है भाई ये